नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार, लेकर एक खास कार्यक्रम सहकार से समृद्धि। राजधानी भोपाल में सहकार भारती का विविध प्रकोष्ठों का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम 3 और 4 मई 2025 को वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वॉल्मी में आयोजित हुआ था, जिसमें सहकारिता के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए सभी राज्यों से लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसकी व्यापक तैयारियां सहकार भारती के सभी सदस्यों ने बखूबी की। आज हम बहुत खास चर्चा के लिए मिलने आए हैं हमारे मेहमानों से। सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है और निरंतर कार्य करते हुए कई तरह के सत्र, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और इसी कड़ी में 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो यहाँ वाल्मी में आयोजित किया गया है। क्या रूपरेखा है, किस तरह से क्या कार्यक्रम है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल में। सहकार भारती का जो ये सत्र बनाया हुआ है, इसके बारे में क्या कैसी रूपरेखा है, हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं सेल्फ विनय खटावकर और मेरे बाजू में जो बैठे हमारे नेता राष्ट्रीय महामंत्री सहकार भारती के दीपक जी चौरसिया पटना से है, मैं पुणे से आया हूँ। अभी ये 2 दिन में जो होने वाला है, सहकार भारती के संगठन जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करता है। सहकार क्षेत्र के जितने आयाम है, अराउंड 50 आयाम है सेक्टर्स, यू कैन से सेल। उसमें से जो प्रमुख आयाम सेल है, 15 प्रकोष्ठ है, हम सहकार भारती में उसको प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो उस 15 प्रकोष्ठ के प्रकोष्ठ प्रमुख और सह प्रमुख जो ऑल इंडिया और हर एक प्रदेश, 25 प्रदेश है, हर एक प्रदेश से प्रमुख सह प्रमुख, ऐसा उनका एक यहाँ अभ्यास वर्ग ले रहे एक ही जगह पे। 2 दिन चलेगा। कुछ सत्र कॉमन रहेंगे, कुछ सत्र अलग रहेंगे प्रकोष्ठ से। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकोष्ठ, वो अलग बैठेंगे, उसका चिंतन करेंगे और क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उस हिसाब से वो सब उसका निचोड़ निकाल लेंगे और आगे गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस देंगे और हमें क्या करना है उस क्षेत्र में वो भी हम करेंगे। इसीलिए ये 2 दिन का सब विशेष आज तक भारत सहकार भारती में ये ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के निमित्त पहली बार ले रहे हैं। बिल्कुल, 2025 जो साल है वो सहकारिता वर्ष घोषित किया गया, तो क्या सहकार भारती ने कुछ विशेष रूप से इसके लिए कार्य योजना बनाई है? राष्ट्रीय महामंत्री दीपक जी बात करेंगे। सहकारिता वर्ष से अभी हाल में जो अपना एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, जिसमें कि अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका शुभारंभ किया था। उस कार्यक्रम में लगभग 110 देशों से लोग भी आए थे। ICA का कार्यक्रम था वो, और उसमें अपने अवस्थी साहब जो इफ़को के हैं, उनको रेसिडल पायनियर जो सबसे वरिष्ठ जो पदक होता है वो सहकारिता को वो मिला था। और सबसे खास बात रहा कि अपने की नोट में सहकार भारती के बारे में उन्होंने 3 से 4 मिनट बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में सहकार भारती क्या क्या कार्य कर रही है। और लगभग 110 से 130 देशों के आसपास लोगों ने सुना कि सहकार भारती किस सहकारिता के क्षेत्र में क्या क्या कर रही है। सहकार भारती में पूरे वो जो सहकारिता वर्ष है उसमें खासकर अपना जो प्रधानमंत्री जी भी हमेशा बोलते हैं कि भारत युवाओं का एक देश है, 35% आबादी युवाओं का है। तो अपना फोकस रहेगा कि युवाओं कैसे सहकारिता से जुड़े, उसके लिए जितने स्टार्टअप हैं, अन्य बिजनेस एक्टिविटीज़ है, या स्कूल में कैसे उनको सहकारिता के बारे में लोगों को ज्ञान दे, ऐसे पूरे विषय को लेकर हम लोग एक कार्य करने के दृष्टि से हम लोग करेंगे। फिर इसमें कृषि के क्षेत्र में भी जो हम लोग सभी मानते हैं कि खासकर आपका कृषि और आपका पशुपालन और मत्स्य पालन, ये लगभग GDP का 18% हम लोग का आर्थिक व्यवस्था का वो रीढ़ माना जाता है। तो ये सब विषय लेकर हम लोगों ने सहकार भारती ने निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश में खासकर जितने मेट्रोज़ हैं और अपने जितने प्रकोष्ठ जो अभ्यास वर्ग होने वाले, सभी प्रकोष्ठ मिलकर अपने अलग अलग कार्यक्रम के दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में एक बृहद कार्यक्रम करके और हर एक प्रकोष्ठ के लोग एक जागृति की दृष्टि से सब लोग को सहकारिता के बारे में बताने का, उसके महत्व के बारे में बताने का कि सहकारिता के माध्यम से ही प्रत्येक के हाथ में कार्य, प्रत्येक हाथ में शक्ति, प्रत्येक हाथ में सम्मान,
ये सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है। और सामाजिक समरसता और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति को आर्थिक उन्नति के बारे में कोई सोच सकता है तो सहकारिता ही सोच सकता है। ये पूरा प्रयास हम लोग का सहकारिता वर्ष के दरमियान रहेगा। राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया कि सहकार भारती जो है वो सहकारिता वर्ष के तहत मिलकर काम कर रही है और आगे समितियों का भी गठन होगा। बात करना चाहेंगे हम कि आपको महामंत्री जी का पद मिला है, उसके लिए तो बधाई आपको बहुत। तो किस तरह की रणनीति आपने बनाई है कि सहकार भारती का जो काम है वो और आगे बढ़े और इसको और संगठन इसको मजबूती से मिले, इसके लिए क्या रणनीति आपने बनाई है? देखिए, सहकार भारती और उनका एक घोष वाक्य है, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। ये घोष वाक्य के साथ सहकारिता क्षेत्र को मजबूती और उसके जन कल्याण को लोगों तक पहुंचाना, ये ध्येय लेकर सहकार भारती सहकारिता का क्षेत्र का एकमात्र संगठन है। ये पूरे भारतवर्ष में अपने 28 प्रदेशों में लगभग 650 जिलों में अपना डायरेक्ट कार्यकारिणी है या अपना संपर्क है वहाँ पर। और हम लोग का प्रयास है कि अपने जितने प्रकोष्ठ है, लगभग उन्होंने अभी विनय जी ने बताया, उतने प्रकोष्ठ के माध्यम से अपना संगठनात्मक भौगोलिक विस्तार और जो सहकारिता का मूल बिंदु है वो आर्थिक स्वावलंबन, सहकार से समृद्धि, ये सब विषय लेकर अपने जितने उसके प्रकोष्ठ है उनको कार्य विस्तार, जैसे उदाहरण के लिए क्रेडिट, मत्स्य, डेयरी, FPO, पैक्स, हाउसिंग, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे जितने हैं उसमें कहीं न कहीं सहकारिता, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत आज के दिन में विश्व में 5वां स्थान है आर्थिक रूप से, वो अग्रसर हो रहा है तीसरी की ओर। और कोई भी देश अगर आर्थिक स्थिति में अगर आगे बढ़ता है और सहकारिता के माध्यम से अगर आगे बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ता है तो वहाँ के प्रत्येक नागरिक का आर्थिक उन्नति होता है। तो मेरा इसलिए कहना है कि हम लोग उसी दृष्टि से अपना संगठनात्मक ढांचा का भी विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक संगठन नहीं मजबूत होगा तो अपना जो प्रकल्प है और प्रकोष्ठ है वो भी मजबूत नहीं होगा। और प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के समाज के लोगों को अधिक से अधिक सहकारी संस्था बनाएं और लोग उसके माध्यम से अपनी आर्थिक उन्नति, क्योंकि समूह मिलकर अगर आर्थिक उन्नति करता है तो इसके फ़ायदा होते हैं श्रम, पूंजी अपने जितने लगते हैं ना कि वो पूरे जो है ना वो कम लगते हैं प्रत्येक का, तो ये एक फ़ायदा होता है। इसके माध्यम से हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, कार्य को आगे बढ़ाना है, ये बिल्कुल है और आप लगातार काम कर रहे हैं। हम चुनौतियों की थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो अगर सहकार भारती को आगे बढ़ाना है, इसमें संगठनों को, लोगों को जोड़ना है, संगठनात्मक तरीके से उनको एकत्रित करना है, तो किन चुनौतियों का सामना आप करते देख रहे हैं? देखिए, आज के समय में क्या है ना, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ समितियाँ ऐसी है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड को टक्कर दे रही है, जैसे अमूल है, इफ़को है, क्रिफ्को है, लिज्जत पापड़ है। आज के समय में आपका इफ़को का 60,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, शुद्ध मुनाफा 3,000 है। आपका अमूल का, फिर उस लिज्जत का भी 16,000 है, लगभग 40,000 महिला। लेकिन अन्य जो विषय आते हैं कि उसमें कई जगह पर रजिस्ट्रेशन से लेकर लोगों का जो एक मनस्थिति बना हुआ है कि सहकारिता, जो आज के समय में क्या है ना कि कॉरपोरेट को अगर टक्कर देना है आपको तो नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ डेयरी में क्या है कि ऑटोमेशन की अगर तकनीक को नहीं अपनाते हैं तो अधिक लोग की जब भागीदारी बढ़ती है तो उसमें कॉस्ट इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये सब विषय लेकर, और दूसरा क्या है ना कि अपने जितने लोग हैं एक मानसिक रूप से, फिर ये आप देखेंगे कि स्टेट वाइज क्या है ना कि अलग अलग प्रांतों का फिर सहकारिता का दृष्टिकोण फिर बदलते हैं। महाराष्ट्र के अलग दृष्टिकोण होते हैं, गुजरात के अलग हो जाते हैं, बिहार के अलग हो जाते हैं। तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम आते हैं, लोगों की मनस्थिति एक प्रॉब्लम आता है। अपने ओवरऑल जो सहकार भारती का एक रोल है, जितने भी चुनौतियाँ हम लोगों क्या कर रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने कई प्रकोष्ठों का अधिवेशन विभिन्न प्रांतों में किया। जैसे
पैक्स का हम लोगों ने हुबली में किया, एफपीओ का पटना में किया, आपका क्रेडिट का हम लोगों ने आपका दिल्ली में किया, हाउसिंग का मुंबई में किया, मत्स्य का मुंबई में किया। ये उसमें जितने तरह के प्रॉब्लम है, मैं फिर उसमें उदाहरण दे के बताता हूँ कि जैसे कि आपका क्रेडिट का हुआ तो उसमें क्या है कि 97 अमेंडमेंट, फिर गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट का उसमें रिकवरी का ऐसे विषय, फिर आपका टैक्सेशन का विषय, वो क्रेडिट में हम लोगों ने उस पर वृहद चर्चा किया। फिर हम लोग अभी जो आने वाले में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कर रहे हैं तो बढ़ोतरी ऑफ एनपीए का जो बढ़ोतरी हो रहा है, फिर आपका जो बैंकिंग सेक्टर में आपका ये अपना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की भागीदारी धीरे धीरे घटती जा रही है। फिर आपका डिजिटलाइजेशन जो है उसमें उस तकनीकी को उपयोग कम कर रहे हैं। फिर डोर स्टेप बैंकिंग अपने लोग का कम हो रहा है। तो ऐसे कई विषय पर हम लोग चर्चा करके, और जितनी भी चुनौतियाँ होती है, डेयरी का भी हम लोग करने वाले हैं, तो डेयरी का दूध का उत्पादन कैसे बढ़े, फिर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कैसे करें, फिर पशु प्रबंधन जो है कि अच्छे ढंग से कैसे रखें जिससे कि गुणवत्ता उन लोग का पशु का बढ़े, ऐसे सभी बुनकर का हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग तो अंकित करके पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रकोष्ठों को जो चुनौतियां हैं उनकी समाधान कैसे करें, उसके लिए हम लोग लगभग 2 दिवसीय कार्यक्रम करके उसमें जितने प्रकार की चुनौतियां हैं उसमें वो पूरे विस्तृत रूप में हम लोग चर्चा करते हैं। और फिर उसमें सक्सेस स्टोरी क्या है ना कि केवल नेगेटिव बात बोलने से नहीं, कुछ पॉजिटिव बात भी बोलना चाहिए। तो हम लोग हर एक सत्रों में 2 सत्र के पहले 2 सक्सेस स्टोरी, सत्र के बाद 2 सक्सेस स्टोरी, ऐसा कर कर एक वातावरण बनाते हैं। मेरा मानना है कि आज भी सहकारिता आंदोलन कोई निरंतरण वो समाज के लिए कहीं न कहीं लाभप्रद है, और लोग ऐसा मान के चलते हैं कि सहकारिता का मतलब गड़बड़, ऐसा नहीं है। आज भी 5%, 10% गड़बड़ होंगे, लेकिन 90% आज भी सही है। तो हम लोग वो सक्सेस स्टोरी के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ये मॉडल अपनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अपना तो विकास होगा ही, और राष्ट्र का भी विकास होगा। ये ध्येय लेके हम लोग कर रहे हैं। अपने विकास के साथ राष्ट्र के विकास की बात हो रही है। अगर कोई सहकारी समिति से जुड़ना चाहता है, अपनी कोई समिति बनाना चाहता है, विपणन समिति बनाना चाहता है, वो किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। देखिए, अभी हम लोग जो आज के कल जो हम लोग का 2 दिन का अभ्यास पर प्रकोष्ठों का है, तो हम लोगों ने एक विषय भी रखा है, बाईलॉज का रखा है हम लोग, प्रत्येक प्रदेशों का अलग अलग, लेकिन सामंत्रण, फिर हम लोगों ने सहकारी कानून पर भी एक सत्र चलेगा। तो उस बाईलॉज हर एक प्रांतों के, क्योंकि कोऑपरेटिव का अधिकांश मैटर राज्य का होता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं क्योंकि बाईलॉज में ही अपना वो जो प्रकोष्ठ है उसका लक्ष्य, कार्य करने का तरीका, ऑडिट, एग्जीक्यूशन सभी उसमें रहते हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि आने वाले समय में उसका एक कार्यशाला का आयोजन करके जो उस प्रकोष्ठ में इच्छुक होते हैं उनको आगे बढ़ाकर उनका रजिस्ट्रेशन कराकर हर एक प्रांतों का बाईलॉज का एक संकलन करके उनको सॉफ्ट कॉपी में भी, और वो प्रकोष्ठ के माध्यम से उन सभी लोग को और ऐसे ही लोगों को तैयार करना। अपना तो मूल विचार में ही और मूल कार्य में ही है कि नए रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक करना। पुराने रजिस्ट्रेशन में लोग हैं उसमें जो अपना घोष वाक्य, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो अपना जो कार्य है, जो इसको बोलते हैं ना हृदय का कार्य, रक्त का शुद्धिकरण करना, तो वो अपने सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त जितने भी बुराइयां हैं उस सबको दूर करने का काम जो है सहकार भारती निरंतर करते आ रही है और कर भी रही है। बिल्कुल, सबके लिए सारी बातें बताई हैं। हमारी जो आधी आबादी, जो हमारे आधी आबादी का नेतृत्व करती है, हमारी मातृशक्ति, मातृशक्तियों के लिए किस तरह के सहकार भारती में सुविधाएं हैं और किस तरह से उनके लिए आपने रास्ते खोले हैं ताकि वो आगे बढ़ें और सहकारी समिति से जुड़ें, इसके लिए। देखिए, अभी अपने लोग का एक प्रकोष्ठ है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो अपने 2 राष्ट्रीय सहकार मेला जो है अपना नागपुर में लगा, आने वाले समय में उससे भी बृहत करके वो दिल्ली या मुंबई में लगने वाला है, जिसमें लगभग हर एक प्रांतों से लगभग 150 से 200 स्टॉल लगते हैं, और उसके जितने भी प्रांतों के
कुटीर उद्योग है उनके सामान को हम लोग, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से अधिकांश जो लोग हैं वो महिला लोग जुड़ी रहती है, तो हम लोग का मानना होता है कि महिला सशक्तिकरण का प्रयास हम लोग निरंतर कर रहे हैं। वो माध्यम हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी है और अन्य माध्यम, जैसे आप जाएंगे पुणे में तो आपको एक क्रेडिट सोसाइटी केवल महिलाओं की है, उसके कई जगह ब्रांचेस भी हैं। तो हम लोग का निरंतर प्रयास भी हो रहा, उसके लिए हम लोगों ने महिला प्रकोष्ठ भी बनाए हम लोग कि हम लोग कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण करें, कि नारी शक्ति जब तक कि आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और नारी शक्ति का बढ़ने का एक सबसे उत्तम माध्यम वो सहकारिता ही है और क्रेडिट के माध्यम से भी हम लोग ऐसा प्रयास करके कि कैसे उन लोग आगे बढ़े। और अगर वो नारी शक्ति आगे बढ़ती है तो आप मानेंगे कि उनके द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वो सही ढंग से होते हैं, उनका नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इस दिशा को आप सहकार भारती के तारतम्य में जोड़ कर क्या देखते हैं कि इससे कैसा और मैजिक हो सकता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन प्रत्येक वर्ष कोई न कोई ऐसा विषय को लेके चलता है जो समाज को आवश्यकता होता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर यूनाइटेड नेशन ने 2025 को सहकारिता वर्ष माना है और उसका कहना है कि सहकारिता से ही समाज का कल्याण होगा, तो स्वाभाविक रूप से अपने जितने लोग हैं वो जो सहकारिता वर्ष है उसमें जितने गवर्नमेंट हैं वो भी फोकस करके कार्यक्रम निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। और सहकार भारती भी गवर्नमेंट के साथ भी और अपने अलग भी अपने सहकारिता वर्ष को, क्योंकि लोगों को लगे कि हम लोग का जो एक निरंतर फोकस रहता है कि सहकार से समृद्धि जो एक विषय और प्रधानमंत्री का भी ये नारा है, सहकार से समृद्धि। और आने वाले समय में क्योंकि अपना जो भारत देश है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो अपना आज भी लगभग 75 करोड़ आबादी जो है आपका ऐसा मानते हैं कि कृषि आधारित और कृषि रोजगार के अनुसार ही वो जो है उनकी जीविका चलती है। इसलिए अपना सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनका निरंतर फोकस है कि पैक्स के द्वारा, एफपीओ के द्वारा और उनके द्वारा किसानों को कैसे समृद्ध करे। तो आने वाले समय में पूरे पैक्स से कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और उसके द्वारा जितने ग्रामीण क्षेत्रों की स्कीम्स हैं, और उन्होंने बताया और पहले भी था। अब मैं गुजरात गया तो वहाँ देखा कि पैक्स वहाँ पर वो कोल्ड स्टोरेज चला रहे, पेट्रोल पंप चला रहे। तो जितने पैक आज के दिन में अपने लोग को देखने को मिलता है कि बहुआयामी अपने जितने रूप हैं कोऑपरेटिव के वो देखने को मिल रहा है। और विश्व के पटल में आप देखेंगे कि आपका इंश्योरेंस लगभग 80 देशों में चल रहा है। आप देखेंगे कि कंज्यूमर स्टोर्स, खासकर अपने यहाँ भी कंज्यूमर स्टोर अच्छी स्थिति में थे, अभी उतनी अच्छी स्थिति में, लेकिन अन्य देशों में आप देखेंगे, इंग्लैंड में, आप जापान, ये सब में वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को टक्कर दे रहे हैं। आप फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अमेरिका में देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है तो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो रहा है। तो अपने लोग को भी क्या है ना, विभिन्न आयामों में, विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से आर्थिक उन्नति, आर्थिक स्वावलंब, ये स्थिति को देखते हुए अपने लोग को आगे आना पड़ेगा। और जो सहकारिता वर्ष है, सहकार भारती, ये सब विषय को लेकर जो आगे बढ़ रहा है उसी दृष्टि से अपने लोग प्रकोष्ठों का महत्व को समझ रहे हैं। अब उनको निचले स्तर तक ले जाना, निचले स्तर तक का तात्पर्य जिले तक ले जाना है। उसके लिए हम लोगों ने जो 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है भोपाल में, विभिन्न सत्रों के माध्यम से हम लोग वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि प्रकोष्ठ का कार्य विस्तार हो और उनके जितने प्रकोष्ठ हैं, उनके जो भी बिंदु हैं, विभिन्न बिंदुओं पर मैं वो विनय जी बताएंगे विभिन्न बिंदु क्या क्या है, कि उस पर वो चर्चा कर कर वैसा प्रयास करके एक माहौल बनाकर फिर से अपने जो भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी उस दृष्टि की ओर। और आने वाले समय में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत होगा और सहकारिता के माध्यम से होगा, तो यहाँ पर जो
समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति का अगर आर्थिक उन्नति होता है तो स्वाभाविक रूप से समाज समृद्ध होगा। व्यक्ति तो समृद्ध होगा, या जहाँ समाज समृद्ध होता है वो समाज हमेशा खुशहाल होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है महामंत्री जी ने कि अगर जब व्यक्ति खुशहाल होता है, परिवार खुशहाल होता है, समाज खुशहाल होता है तो देश खुशहाल होता है। सहकार भारती भी सहकारिता वर्ष मनाएगा पूरी दुनिया के साथ में, और इसके लिए और भी कार्यक्रम करेंगे। 2 दिवसीय जो अभ्यास वर्ग है उसके क्या निम्न मुख्य बिंदु हैं, इसके बारे में हम विनय जी से जानते हैं। सहकार भारती ये कोई अलग नहीं, ये सहकार क्षेत्र का है। सहकार भारती नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंट NGO है, तो नेचुरली हम सहकार विश्व का, सहकार क्षेत्र का विचार करते हैं। सहकार भारती कोई अलग से कोई सहकार विचार नहीं दे रही है, जो अपनी भारतीय विचार जीवन शैली में है वो ही हम लेके आ रहे हैं। इसीलिए ये 2 दिन जो हम सभी लोग बैठने वाले हैं, लगभग देश भर से 200 कार्यकर्ता आने वाले, प्रमुख कार्यकर्ता, हर एक प्रदेश से प्रमुख कार्यकर्ता 25 प्रदेश से आने वाले हैं। तो उसमें हम फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके प्रदेश में कैसा है, हमारे प्रदेश में कैसा है, ओवरऑल बायलॉज में या कोई पॉलिसी मैटर में क्या लूप होल्स है, क्या सुधार होना चाहिए, क्यों प्रॉब्लम आते हैं, डिपॉजिटर्स के प्रॉब्लम्स क्या है, लोन लेने वाले के प्रॉब्लम्स क्या है, और आगे चल के अंतिमता हमें ये क्यों कर रहे हैं। सहकार भारती इज ए सपोर्ट सिस्टम टू कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकार भारती इज ए सपोर्ट सिस्टम टू कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसीलिए हम मानते हैं कि सहकारिता से ही समृद्धि के और समृद्ध राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो नेचुरली हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा राष्ट्र समृद्ध होना चाहिए। उसके लिए मार्ग क्या है, सहकारिता ये मार्ग है। साधन क्या है, सहकार भारती के विविध प्रकोष्ठ, ये हमारे साधन है। तो हम साधन कैसे और अच्छा करें, उस हिसाब से 2 दिन में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बारकाई से चर्चा होगी। मैंने जैसे पहले बताया, अलग अलग प्रकोष्ठशाह बैठेंगे, स्वयं सहायता समूह वाले अलग बैठेंगे, और पूरा उसका ये करके हम उसको एक समराइज करके आगे चल के कैसे करना है और क्या प्रबोधन करना पड़ेगा। सब कुछ गवर्नमेंट करेगा ऐसा नहीं है, समाज ने भी कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट की जगह है, तो हम नेचुरली ऑफ कोर्स हम स्टेट गवर्नमेंट को जो चीज़ें कम लग रही है, लूपहोल से, वो तो सबमिट करेंगे इस 2 दिन के अभ्यास वर्ग के बाद। और उससे भी और उठकर हम समाज का प्रबोधन करेंगे कि आओ, चलो सहकारिता मूवमेंट में आओ, और हम साथ में आओ और विकास करो। इसीलिए आपने जो पूछा था कि सहकार भारती में या किसी को नई संस्था खोलनी है, सहकारिता में काम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। सहकार भारती के वहाँ के कार्यकर्ताओं को मिलना है, अपने आप आपकी जुड़ जाएंगे और सहकारी संस्था स्थापित होगी। हमारे कार्यकर्ता मार्गदर्शन करेंगे। वही तो हम 2 दिन में करने वाले हैं कि आपके यहाँ अगर कोई आया, मुझे सहकारी संस्था स्थापन करनी है, पंजीयन करना है, तो क्या करना, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये ऐसा हम 2 दिन में विशेष करने वाले हैं। तो हमने अभी अपने सहकार भारती के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग के लिए यहाँ पर थे। हमारे साथ थे दीपक चौरसिया जी, राष्ट्रीय महामंत्री सहकार भारती के, और श्री विनय खटावकर जी थे, कार्यक्रम संयोजक थे, जो इसका पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पूरा देश जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहा है, उसमें ये कार्यक्रम मील के पत्थर साबित होंगे, और मध्य प्रदेश के लिए भी एक स्वर्णिम इतिहास लिखने में एक सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है राकेश जी, ये सहकार भारती के महामंत्री जी है। सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सहकार भारती हमारा सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाला सामाजिक संगठन है, और इस संगठन के तहत हम सहकारिता के क्षेत्र में जो विविध हमारे आयाम हैं, उन आयामों के माध्यम से देश भर में काम करते हैं। तो इसी प्रकार से अभी हमारा जो संगठन है, ये इस संगठन की स्थापना हमारी 11 जनवरी 1979 में स्थापना हुई थी हमारे संगठन की, और तब से लेकर के हमारा संगठन सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है। आज पूरे देश भर में जो हमारे 28 प्रदेश हैं, हमारे 2800 प्रदेशों में हमारी यूनिट्स हैं, और लगभग देश भर के 650 ज़िले, जहाँ पे
हमारे कार्यकारिणियाँ हैं और हमारे यूनिट्स हैं। तो ये सारी जो हमारे 28 प्रदेशों की जो यूनिट्स हैं, वहाँ हम जो विविध आयामों के माध्यम से काम करते हैं, तो विविध आयामों में हम लोग उनको प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे लगभग 50 प्रकार के प्रकोष्ठ हैं, जिनमें से लगभग 15 प्रकोष्ठ अभी हम उन काम कर रहे हैं उन प्रकोष्ठों पे। और विविध आयामों में जैसे हाउसिंग सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, फिशरीज़ का सेक्टर है, वीवर का है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। इस प्रकार से जितने भी आयाम हैं हमारे, उन सभी आयामों पर 2 दिन तक उसके ऊपर चिंतन होगा कि उन सेक्टरों में कैसे काम बढ़ाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उनमें कमियां हैं। इन सारी चीज़ों पे हम सब लोग यहाँ 2 दिन तक विचार विमर्श करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कुल आपने जिस तरह से बताया कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें सभी अपना योगदान देंगे और सभी इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सर इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रणनीति रही और किस तरह की इसकी तैयारियाँ थी, इस विषय पर कुछ बताएं। कार्यक्रम के पीछे रणनीति ऐसा कुछ नहीं है विशेष, क्योंकि हमारा सामाजिक संगठन है और हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं का जो विकास है और कार्यकर्ताओं में हमारे काम को लेकर के जो विचार रहता है, तो वो विचार आपस में आदान प्रदान करना, उन विचारों को किस प्रदेश में कौन से सेक्टर में कैसा काम हो रहा है, उस काम के बारे में यहाँ सब अपने अपने अनुभव रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डेयरी सेक्टर है, तो किसी प्रदेश में डेयरी सेक्टर में बहुत अच्छा काम है, तो वो अपने कामों को के बारे में यहाँ बताएंगे, तो बाकी के स्टेट के जो लोग हैं वो उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे और समझ के फिर अपने स्टेट में जाके, अपने प्रांत में जाके उसी के हिसाब से उस सेक्टर में काम करेंगे, उसको खड़ा करेंगे। तो ये इसको मतलब रणनीति कहिए आप या हमारी योजना कहिए, तो ये हमारी संगठनात्मक योजना है कार्य करने के लिए, और उसके तहत हम लोग 2 दिन तक यहाँ काम करेंगे। सर ये जो सहकार भारती दिवस आयोजित हुआ है और 2025 में भी ये पूरा दिवस सहकार भारती के तौर पर मनाया जाएगा, साथ ही हम प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की बात करें तो सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तो अभी तक क्या कुछ सहकार भारती में सरकार की ओर से योगदान दिए गए हैं या क्या कुछ उनका कहना है? नहीं, इससे देखिए सरकार का योगदान तो एक्चुअली क्या है, हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, अन्य प्रकार के सारे आयोजन करते हैं बड़े बड़े, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हुआ है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में उसके सरकार के माध्यम से भी और हमारा जो संगठन है उसके माध्यम से भी देश भर में आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सहकार से समृद्धि, तो वो सहकार से समृद्धि कैसे आ सकती है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, देश हमारा समृद्ध होगा तो आज जो दुनिया में तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घोषणा की है कि हम बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, तो वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनने में सहकारिता का क्या योगदान हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सहकार से समृद्धि, तो सहकारिता के माध्यम से क्या क्या हो सकता है। सहकारिता के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, या हमारे जो स्व सहायता समूह हैं, हमारी बहनें हैं, वो उनको रोज़गार देना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये इस प्रकार के सारे जो कार्यक्रम हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में लगातार साल भर होने वाले हैं। और उसमें सरकार के माध्यम से भी होते हैं, हमारे संगठन के माध्यम से भी होते हैं। जहाँ तक सरकार के सहयोग का प्रश्न है, तो क्योंकि सामाजिक काम है हमारा और हमारा राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना रहता नहीं है, तो सहकारिता के क्षेत्र में सामाजिक संगठन होने के नाते जहाँ जहाँ सहयोग की आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ सरकार को लगता है कि संगठन का सहयोग करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें पूरा सहयोग सरकार की ओर से मिलता है। सर आप सहकार भारती के महामंत्री हैं, तो आने वाले समय में आप किस तरह से भविष्य में क्या देखते हैं सहकार भारती के इस क्षेत्र में? मुझे लगता है कि देश भर में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो उस क्षेत्र में काम करने वाली हमारी एकमात्र संस्था है। और यह संस्था में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम सब जो कार्यकर्ता हैं हमारे,
वो सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता अभी जैसे यहाँ आ रहे हैं, लगभग 150-200 कार्यकर्ता आ रहे हैं पूरे देश भर से, तो आप देखिए सभी कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च करके, रेल का टिकट बना के, अपने जेब से पैसा खर्च करके, किराया लगा के यहाँ आ रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब समर्पण है संगठन के प्रति और हमारे काम के प्रति समर्पण है। तो हमारे संगठन की जो छवि बनी है देश भर में, वो उस छवि का ही ये परिणाम है कि हमें ऐसे कार्यकर्ता, हमारे देश भर में लाखों कार्यकर्ता हमारे ऐसे खड़े हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के और सहकार भारती के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए काम करते समय हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे निस्वार्थ भाव से और बिना किसी महत्वाकांक्षा के हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के और सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता आंदोलन में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के पहले दिन 3 मई को मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल और सहकारिता एवं खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता और वॉल्मी संस्थान की निदेशिका सविता बाला सहित अन्य प्रदेशों से आए विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख और सह प्रमुख और साथ ही पदाधिकारी भी शामिल हुए। सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया ने भी सहकार भारती के बारे में कार्यक्रम को लेकर अपने अनुभव साझा किए। और जब समाज से जुड़ते हैं तो व्यक्तिगत सुख प्राप्ति के साथ साथ समाज का भी सुख प्राप्त होता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना यह सहकारिता का ही मंत्र है। अपने सहकार भारती जो इसका घोष वाक्य है, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। इस घोष वाक्य के साथ सहकारिता को मजबूत करना और उसके जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, यह सहकार भारती पिछले कई सालों से निरंतर प्रयास कर रहा है कि समाज अपना कैसे आगे बढ़े, आर्थिक स्वावलंबन में कैसे मजबूती आए। आज के समय में सहकार भारती एक वृक्ष वृक्ष के रूप में अपने 28 प्रदेशों में और 650 जिलों में अपनी कार्यकारिणी या अपना संपर्क है। आज के समय में भारतवर्ष आर्थिक शक्ति के रूप में 5वां स्थान है और निरंतर वो 3रे स्थान की ओर अग्रसर है। लेकिन अगर भारत सहकारिता के माध्यम से यह प्रयास होता है और वो सहकारिता के माध्यम से अगर 3रे स्थान पर आता है, तो स्वाभाविक रूप से सहकारिता में वो गुण है कि सहकारिता के माध्यम से किसी भी देश की उन्नति अगर होती है तो वहां के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति होती है, सामाजिक समरसता आता है और समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति का सामाजिक उन्नति अगर होती है, आर्थिक उन्नति होती है, तो वो सहकारिता के माध्यम से ही होता है। सहकार भारती राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और लक्ष्मण राव इनामदार के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संगठन मंत्र के साथ सत्र प्रारंभ किया गया, जिसके बाद स्वागत उद्बोधन में सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री राकेश चौहान ने सभी राज्यों से आए लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में मौजूदा आर्थिक विसंगतियों का निवारण सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। परिश्रम और समर्पण से समाज सेवा के लिए सभी का उन्होंने आह्वान भी किया। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि देश भर से जो लोग अपने जीवन के लिए वर्ष इस तपस्या में लगाए हुए, उनका विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का जो अनुभव है, उन सबको एक साथ भोपाल में आकर मंथन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, वो आपके लिए भी सुबह और हमारे लिए भी सीखने रहेगी। मुझे लगता है कि जब कभी ऐसे विमर्श होते हैं तो खाली औपचारिक कार्यक्रम नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के तौर पर नहीं आया। जब हम समाज जीवन में काम करते हैं तो ये विचार हम सबके मन में, वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हूँ, हम इन क्षेत्रों में काम करने के पहले इस क्षेत्र में आए क्यों,
यदि इसके ही स्मरण कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। सहकार क्षेत्र में काम करें या अन्य क्षेत्र में काम करें, हम ये अच्छी तरह से जानते थे कि जो आर्थिक विषमता होती है वो आर्थिक विषमता ही समाज के लिए बड़ी चुनौती रखती है। उसी के नाम पर कोई वर्ग संघर्ष की बात करता है, कोई कहता है कि सामाजिक न्याय को बड़ी चोट पहुंची है। जितने भी रोग निकलते हैं वो इसी आर्थिक विषमता का परिणाम, अवरोध पैदा करने के लिए ये चुनौतियों का सामना करते करते आज हम इस दिन जब बैठे हैं तो हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, कोई मत्स्य के क्षेत्र में काम करता है, कोई किसान के क्षेत्र में काम करता है, कोई बुनकर के क्षेत्र में काम करता है, फिर उनसे लगे हुए संगठन है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे एफपीओ हो, चाहे बाकी हमारे वित्तीय प्रबंधन चलाने वाले हमारे संगठन, इतने तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, हम भी पहली बार अगर इकट्ठा होकर बैठ रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करूंगा कि हम पहले जिन मॉडल जो चाहे अतीत में हमने देखे हो चाहे वर्तमान में चल रहे हो उसको कसौटी पर कसने की जरूरत मैं मानता हूँ। उनको उनकी वितृष्णा क्यों है उस क्षेत्र से, तो क्या हम उनको मजबूती देकर पुनर्स्थापित कर सकते हैं क्या? ये भी एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब कभी हम इन क्षेत्रों में जाते हैं जिसको हम सेवा का क्षेत्र कहते हैं, परिश्रम का क्षेत्र कहते हैं, वहां पर भी जो बदलाव है उन बदलाव को भी बहुत बारीकी के साथ देखने की जरूरत है। तीसरी बात, मुझे लगती थी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि बोलूंगा क्या, तब मुझे लगा कि जो चीजें मैंने देखी हैं, जो चीजें मैं महसूस करता हूँ, मैं सार्वजनिक जीवन में कभी कोऑपरेटिव का नेता नहीं रहा हूँ, लेकिन कोऑपरेटिव में जो हस्तक्षेप मेरा रहा है वो कम भी दिखा है। आपने सबने जीवन लगाया है, इतने बुजुर्ग उतने वरिष्ठ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी हम अपने परिणामों को पलट कर दें, क्या वास्तव में हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सके? ये प्रश्न हमें अपने आप से करना होगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप CPPP के माध्यम से सहकारिता और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही तमाम सहकारिता से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूँ और खासकर सहकार भारती के सभी पदाधिकारियों को आह्वान करता, राधेश्याम भाई साहब से और बाकी सबसे, संजय जी भाई साहब से हमारी लगातार बात होती रहती है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का सहकारिता विभाग आपके लिए पूरी तरह, मैं ये कह सकता हूं, सकारात्मक प्रयोग करने के लिए यदि कोई स्थान है तो वो मध्य प्रदेश आप चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर सहकारिता मंत्री के नाते ये बात नहीं कह रहा, मैं भी कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ता के नाते मैं ये कह रहा हूं कि हम सब मिलकर सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करना है ये हम जरूर करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभ्यास वर्ग के पीछे का उद्देश्य बहुत सकारात्मक होगा, क्योंकि निश्चित रूप से व्यक्ति को जब तक हम अच्छा सिखाएंगे नहीं तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये विचार कर लेते हैं कि दिशा बहुत बिगड़ गई है, समाज बिगड़ गया है, समाज में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऐसा नहीं है, समाज में बहुत अच्छा भी चल रहा है, बस हमें उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, उसमें सही दिशा दिखानी पड़ेगी। और सहकार भारती जैसे संगठन जब आगे आकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। बस जरूरत यह है कि आपका सहयोग मिले, मार्गदर्शन मिले। हम सब मिलकर यदि समृद्धशाली भारत के निर्माण का सपना रखते हैं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत का निर्माण हम करें, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। और वह यदि करना है तो निश्चित रूप से हम सबको सहकारी आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा, सहकारी आंदोलन में और पारदर्शिता लानी पड़ेगी, उसको और नीचे तक पहुंचाना होगा। युवा, महिला इस आंदोलन से जुड़े, इसको लेकर हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी ये 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, हमने पूरे साल का कैलेंडर बनाया है। हर महीने हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें इस पूरे आंदोलन का विस्तार भी हो। आंदोलन में पारदर्शिता है, पारदर्शिता को लेकर जैसे कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि भाई साहब अच्छा हम प्रयोग कर रहे हैं कि अब हम सहकारिता के जो रिक्रूटमेंट होंगे वो हम IBPS के माध्यम से ही कर रहे हैं। शायद देश में हम ही ऐसे होंगे। प्रबंधक का भी नियुक्ति जो है अब हम
सहकारिता में IBPS के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो एक अच्छे, आप देखेंगे हमने लगभग हमारे यहाँ 4500 सोसाइटीज है, हमने 1200-1300 प्रबंधक उस IBPS से किया, एकदम यंग लड़के लड़की, बहुत सारे इंजीनियर हैं, MBA हैं, छोटी छोटी जगह पर बड़े बड़ी दक्षता वाले लोग हमने रखे हैं। कुछ नए विचार आएंगे तो वो विचार हमें मिल जाए, वो यदि सुझाव हमें मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उसको लागू करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूँ। लंबा मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं देर से आया हूँ, इसलिए मेरी तो बहुत गलती है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, पर आप सबको बहुत बधाई दूंगा। हम सब मिलकर ताकत के साथ इस देश के नवनिर्माण में लगेंगे, उस आंदोलन को और मजबूत करेंगे जिसके माध्यम से मानव सभ्यता और मजबूत होती है। भोपाल के होने के नाते भी आप सबका बहुत स्वागत करूं। हम सब मिलकर इसी तन्मयता के साथ, इसी भाव, इसी भावना के साथ अपना इस आंदोलन को सशक्त बनाते हुए इस देश को, इस समाज को सशक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान। बात करें अगर कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की, तो सभी राज्यों से आए सदस्यों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने अनुभव साझा किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम में विभिन्न प्रकोष्ठों के सदस्यों के अनुभव। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय सहकार भारती का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें क्या कुछ नया होता है और सहकार भारती को लेकर क्या कुछ आयाम आते हैं, उसको लेकर आज बैठक भी है जहां पर सभी राज्यों से लोग उपस्थित हुए हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग है उससे भी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और अन्य राज्यों से भी लोग यहां पर आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्यक्रम में होता है और किस तरह की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिलती है। मेरा नाम शरणप्पा हैटी, कर्नाटक स्टेट से आया। मैं क्रेडिट सेल का सह प्रमुख 2 दिन अभ्यास वर्ग के लिए इधर आया है और सहकार मंत्री जी बात सुना है। मैं ये सहकार क्षेत्र वृद्धि करने के लिए चिंतन मंथन कर रहे हैं। हम लोग को सब संगठन होने के लिए आप लोग को हाथ जोड़ से करने के लिए तैयार करके बोल के सहकार मंत्री बोला है और खुश हो गया। हम लोग ये संगठन के लिए हम लोग को भी संगठन कर रहा है। इधर 2 दिन अभ्यास वर्ग के लिए आया हम लोग को कर्नाटक स्टेट से। अलग स्टेट से आए हम लोग। ये नेशनल आदमी आया सब स्टेट का, बहुत खुश हो गया। अलग अलग सेल का है वो प्रमुख को सब प्रमुख आया, तो सब मिल के एक आदमी का आदत अलग अलग रहता है। सबको उनका आपका अपना बात करके अपने तरफ ऐसे आपका तरफ ऐसे सब मिल के बात करना अच्छा हो गया मेरे को। ये जो सहकार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन विविध प्रकोष्ठ का, इसमें अभी सेशन चालू हुआ है और अभी पूरे देश से जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं विभिन्न प्रकोष्ठों के, उनसे यहाँ विचार विमर्श होगा और नवाचार के लिए यहाँ पे आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद अमृत का जो मंथन होएगा उसमें क्या रस निकलेगा वो देखने का विषय रहेगा। सहकार भारती के विविध प्रकोष्ठ हैं, जैसे मत्स्य प्रकोष्ठ है, कोऑपरेटिव्स के जितने भी आयाम होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, सारे प्रकोष्ठ ऐसे 26 प्रकोष्ठ है अक्रॉस द कंट्री, जिनके राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश लेवल के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। ये 2 दिन का मंथन ऐसा होगा कि आगे की रणनीति सहकारिता में कैसे करनी है, क्या करना है। हर प्रकोष्ठ का एक फोकस एरिया है। उस फोकस एरिया में उस प्रकोष्ठ को लेके उनके कायदे, उनके पॉलिसीज़ को लेके, उनके ग्रोथ को लेके डिस्कशंस होगा और ये डिस्कशन के बाद एक समरी बनेगी, जो समरी प्रोबेबली गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी, जो आइडियली एक इनपुट होता है हर मिनिस्टर के लिए, क्योंकि ये जिसको हम बोलते हैं ना बॉटम अप अप्रोच होता है, ये बॉटम अप अप्रोच है कि बॉटम में जो रूट लेवल के प्रॉब्लम्स है, ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ है, उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम होता है। वो मीडियम सहकार भारती और सहकार भारती के सारे प्रकोष्ठ हैं। मैं कैलाश नाथ निषाद, राष्ट्रीय प्रभारी मत्स्य पूजक प्रकोष्ठ एवं प्रदेश मंत्री सहकार भारती उत्तर प्रदेश से कैलाश नाथ निषाद। आज ये 2 दिवसीय जो अभ्यास वर्ग का विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये बहुत ही उपयोगी है। सहकार भारती जो आर्थिक सेक्टर पर एकमात्र ऐसा भारत का संगठन है जो काम कर रहा है। आज हमारे जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, कम से कम 21 प्रकोष्ठ, जैसे मत्स्य प्रकोष्ठ है, बुनकर प्रकोष्ठ है, SSG प्रकोष्ठ है, डेयरी उद्योग है, बैंकिंग है, इस तरीके से हमारे जो प्रकोष्ठ हैं आज उनके प्रदेश संयोजक सह संयोजक आए हुए हैं। मेरा नाम महेश कुमार केवट है। वर्तमान में मैं सहकार भारती के मत्स्य प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और ये वास्तव में एक अभ्यास वर्ग बहुत ही नींव का पत्थर साबित होगा। सहकार से समृद्धि जिस तरह से एक नारा है,
हमारे देश को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए सहकारिता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। वास्तव में आर्थिक जगत में सहकारिता एक आत्मा की तरह होती है। इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक विचार विमर्श रखा गया है। जो विविध प्रकोष्ठ के लोग हमारे सहकार भारती के इसमें आए हैं और 2 दिन तक यहाँ एक विचार मंथन चलेगा और निष्कर्ष निकलेगा जो कि सहकारिता में क्या समस्या आ रही है, उसको आगे कैसे बढ़ा जाए और क्या क्या चीज़ें हैं जो शासन को बता दी जाए ताकि उसमें वो कानूनों में उनमें सुधार हो। सहकार भारती से जो मार्केटिंग प्रमुख प्रांत की जिम्मेदारी दी गई है उसके नाते, और हम इसमें सब मंथन करेंगे कि जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप या अन्य कोई गृह उद्योग भी लगा रही हैं बहनें भाई या कोई भी, तो उनको एक सबसे बड़ी जो पूरे भारत में जो प्रॉब्लम आ रही है मार्केटिंग की, तो उसके ऊपर मेरे सुझाव और उसके लिए इनके दिए जा रहे हैं कि क्यों ना हम लोग जो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो महिलाएं जैसे फिनाइल बना रही हैं, वो अन्य खाद्य सामग्री और दूसरे कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं, तो जो हमारी जो पैक्स की कंटीनें हैं तो उनमें ये चीज़ सप्लाई जो है आर्मी की है, ICRP की वो है, तो इनकी एक बहुत बड़ी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। और जो हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं या कोई भी उद्यमी जो लोन लेता है, जो कर्ज लेते हैं बेचारे, उनके अकाउंट एनिमी है ना, और स्थायी सक्सेस का यही है। वीरेंद्र शर्मा, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर से उपभोक्ता प्रकोष्ठ का प्रांत का संयोजक के नाते काम कर रहा हूँ और इसमें हम सहकारी समितियों के माध्यम से अपने इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कई प्रकार की समस्या भी हमारे सामने हैं सहकारी समितियों में या अपने स्टोर्स में, वो उन चुनौतियों का सामना हमने करना पड़ रहा है। हम चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय स्तर की एक यहाँ पर गोष्ठी चल रही है, इसके माध्यम से उन समस्याओं का भी हम इनके समक्ष रखेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। सबसे पहले तो भोपाल के लिए बड़ी गौरव की बात है कि राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा जो है सेमिनार भोपाल में हो रहा है, और निश्चित तौर पे जब पंचायत मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी आए तो निश्चित, और इतने हमारे सारे प्रतिनिधि देश से आए, तो नए आयाम आएंगे, नए रिजल्ट आएंगे और सहकारिता आगे बढ़ेगी। मैं जिला भोपाल महानगर का महामंत्री अमित सिसोदिया, और आज हमारा 2 दिवसीय यहाँ आवासीय वर्ग प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत समस्त मध्य प्रदेश से और राष्ट्र लेवल से हमारे ऑल ओवर इंडिया से समस्त हमारे प्रकोष्ठों के प्रमुख पधारे हैं, जिनको हम नई ऊर्जाओं के लिए और नई व्यवस्था के साथ सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सचिन ताम्रकार, प्रदेश उपाध्यक्ष सहकार भारती, मध्य प्रदेश से हूँ, और आज यहाँ पर भारत का जो सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है सहकार भारती, जो देश के 27 राज्यों के 550 से अधिक जिलों में कार्यरत है, उसका विविध प्रकोष्ठों का, राष्ट्रीय स्तर के जो विविध प्रकोष्ठ हैं उनके प्रदेश संयोजक और सह प्रमुखों का यहाँ पर 2 दिनी अभ्यास वर्ग आयोजित किया जा रहा है बाल्मी परिसर में। यहाँ पर सहकार भारती के प्रशिक्षण टोली का प्रमुख हूँ, इस नाते से मुझे यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ। आज यहाँ पर सहकार भारती के पूरे देश से सभी प्रकार के जो 21 प्रकोष्ठ हैं उन प्रमुखों के प्रमुख और सह प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा नाम महेंद्र पाटिल है, मैं मध्य प्रदेश डेयरी सह प्रकोष्ठ का प्रमुख हूँ। मैं इंदौर से हूँ मैडम। हमारा मैडम इस कार्यक्रम से पूरा देश में, पूरा विश्व में मैसेज जाएगा कि सहकार भारती का जो काम चल रहा है और जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमने डेयरी का अभी 24-25 को बहुत बड़ा कार्यक्रम है आनंद में गुजरात में, उसमें भी सब दूर पूरे देश के लोग आ रहे हैं। मेरा नाम गीता त्रिपाठी है, प्रदेश सह प्रमुख HSG सहकार भारती से हूँ, और हमको 12-13 साल हो गए सहकार भारती में काम करते हुए। हर ग्रामीण, हर शहरी, हर जगह जाके निःशुल्क प्रशिक्षण देना हमारा एक काम है। महिलाओं को जागृत कराना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा हर ग्रामीण में महिलाएं गाय के उत्पाद कुछ नहीं जानती हैं, तो हर 10 महिलाओं को इकट्ठा करके किसी भी ग्राम पंचायत में वहाँ एक प्रशिक्षण देते हैं। मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव, मैं मध्य प्रदेश की प्रदेश महिला प्रमुख हूँ, और अभी सहकार भारती का विविध प्रकोष्ठों का अभ्यास वर्ग चल रहा है। तो आज सुबह हमारे माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी भी आए थे, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, और इस अभ्यास सत्र में 25 राज्यों के विविध प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए हैं। और नरसिंहपुर ज़िला
स्व सहायता समूह प्रमुख हूँ और मेरा इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो विविध राज्यों से जो विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख आए हैं, तो मैं दूसरे राज्यों के व्यापारों को भी अपने मध्य प्रदेश में जितना ज़्यादा प्रयास हो सके वो लाने की कोशिश करूं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी कोशिश करूं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि जो ये सहकार भारती है, इसका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और हमें ये सीखने मिल रहा है कि कैसे हम एक जन ना मिलकर बहुत सारे लोग एक साथ जुड़कर एक अच्छा हम लोग संगठन बनाकर कुछ भी कर सकते हैं। और न सिर्फ विविध क्षेत्रों में जैसे संघ कार्य करता रहता है, वैसे ही सहकार भारती भी इस सब क्षेत्रों में काम करता है और यही सीखने को मिला है। हम सब बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और कुछ नया सीख के जाएंगे आज हम। क्या आप पहली बार इस संगठन से जुड़े हैं या इसके पहले भी आपने इस तरह के कार्यक्रम कुछ देखे? जी, मैं पहली बार आज आने का मौका मिला है यहाँ पे और बहुत सारे नए लोग से भेंट हो रही है और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है मुझे। मैं सहकार भारती का एक राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग है जो विभिन्न क्षेत्रों में सहकार भारती काम करती है, वो चाहे मत्स्य का क्षेत्र हो, बुनकरों का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र हो। हमारे विचारधारा के साथ हम उसमें आगे बढ़ाने के लिए जो सामर्थ्य इकट्ठी करते हैं, तो देश भर से जो लोग काम कर रहे हैं वर्षों से, जिन्हें अपना जीवन खपा दिया, लगा दिया, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से काम कर रहा है और उनने मॉडल खड़े किए हैं, लेकिन उन मॉडल उस जो हमारे मॉडल थे उनको जो प्रतिवाद झेलना पड़ा है। आज समय है कि शायद हम अपने विचार के आधार पर उनको ताकत देने के लिए आगे और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। आगे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर और कुछ नया सोचेंगे और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे मॉडल में बेकार नहीं है। हम बांग्लादेश की तरह सहकारी आंदोलन नहीं चलाते हैं जिसके पीछे घृणित हिंसा होती है। ताकत मिलेगी तो हम लूटेंगे लोगों को, ये तो सहकार नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि जो सहकार भारती काम कर रही है, ये हमारी विचारधारा के साथ, जिसमें कहीं भी आर्थिक विषमता ना हो, न्याय की गारंटी हो और सुख और शांति की भी साथ में गारंटी हो, ये अभियान उसका अभियान है। तो उस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है और ये पूरे सहकार भारती ने पूरे देश के जो विविध प्रकोष्ठ हैं उनके प्रमुख और सह प्रमुख को यहाँ बुलाया है। 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग सहकारी आंदोलन को नया आयाम देगा। सहकारिता समाज के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त आंदोलन है। ये और फले फूले, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और ये अभ्यास वर्ग निश्चित रूप से इस आंदोलन को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित है। साथ ही 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, इसके लिए आप क्या? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का लक्ष्य यही है, सहकार से समृद्धि। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में हम सहकार से समृद्धि को लेकर, जहाँ इसके विस्तार, इसकी पारदर्शिता, इसमें अनुशासन, इसमें संस्कार और सबसे महत्वपूर्ण है इसके माध्यम से आम किसान को रोजगार के नए अवसर सृजित करने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर, आपका विभाग क्या कुछ कार्य कर रहा है सहकारिता? हम CPPP एक नया कॉन्सेप्ट लाए जिसके माध्यम से हम पैक्स को नए आयाम दे रहे हैं, नई व्यवसाय दे रहे हैं। राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग के इस कार्यक्रम में आज बैठक भी हुई जिसमें माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग उपस्थित हुए और साथ ही यहाँ पर मंत्री प्रहलाद पटेल भी आए, जिन्होंने सहकार भारती के क्षेत्र में विकास को लेकर और नई गतिविधियों को लेकर कई सारी तमाम बातें रखी और लोगों से चर्चा भी की, क्योंकि यहाँ पर 28 राज्यों से लोग उपस्थित हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और सहकारिता के क्षेत्र में होने वाले आयाम को लेकर भी उन्होंने मांग की। और साथ ही बात करेंगे मंत्री की, तो उन्होंने कहा भी कि भविष्य में क्या कुछ यहाँ कार्य हो सकते हैं और किस तरह की गतिविधि देखने को मिल सकती है, ये लेकर उन्होंने जानकारी दी। और कार्यक्रम का तो ये पहला ही दिन था, कल दूसरा दिन है। क्या कुछ होता है अंतिम दिन में और किस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है, क्योंकि सहकार भारती 2025 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और ये हर क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। 4 मई 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग का सफल समापन हुआ, जहां सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया ने इस अवसर पर बताया कि सहकारिता के माध्यम से सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। तो वहीं डॉक्टर रेखा वर्मा ने गौ संरक्षण पर बल भी दिया। बायोगैस बनाने की महत्ता पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सहकार भारती के प्रदेश संगठन मंत्री राधेश्याम जलशत्री, प्रदेश महामंत्री राकेश चौहान और संयोजक विनय खटावकर कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिसे मोदी जी भी कहते हैं सहकार से समृद्धि, आर्थिक स्वावलंबन
और आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से एक ऐसा माध्यम है जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति का आर्थिक उन्नति ये अगर हो सकता है तो वो सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है। और अपने जितने प्रकोष्ठ हैं, उदाहरण के लिए डेयरी, मत्स्य, बुनकर, पैक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, ऐसे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, लगभग 56 तरह के प्रकोष्ठ हैं। अपने यहाँ पर 20 प्रकोष्ठ के लोग आए थे, तो हम लोग एक पूरे 2 दिन का दिनचर्या में सत्र में पूरे क्या क्या हो सकते हैं सहकारिता के माध्यम से, उस पर पूरा चिंतन किया हूँ। और आने वाले समय में जो एक हम लोग का क्या है कि अब भारत जो है 5वें आर्थिक देश से अब 3रे आर्थिक देश की ओर बढ़ रहा है विश्व में, और इसका अगर माध्यम सहकारिता होता है तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कार्य, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी समाज में बढ़ेगी। अब जब समाज उत्कृष्ट होगा, जब समाज बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से अपना राष्ट्र की बढ़ोतरी होगी या एक समावेश विकास जो है पूरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति का होगा। इसके बारे में हम लोगों ने चिंतन करके संगठनात्मक दृष्टि से और प्रकल्प की दृष्टि से हम लोगों ने पूरे 2 दिन में विभिन्न सत्रों में बैठकर तय किया कि आने वाले समय में क्या क्या करना है। अभी 2 दिन से जो अभ्यास वर्ग था हमारा, उसमें हमारे लगभग 20-21 प्रकोष्ठों के प्रमुख और सह प्रमुख आए थे। 25 प्रदेशों से लोग थे और इन लगभग संख्या 200 के आसपास पूरी संख्या थी। और 2 दिन तक ये जो जितने भी हमारे 20-21 प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठों में कैसे काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, तो जैसे डेयरी प्रकोष्ठ है, तो डेयरी सेक्टर में हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं, किसान हैं, उन लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, उनको फिर डेयरी के साथ साथ डेयरी 2-3 तरह से डेयरी का काम होता है। एक तो ये कि अपन ने दूध लिया और लेके और डेयरी को दे दिया। दूसरा ये कि पशुपालक, तो भाई दूध कहाँ से आएगा, पशुओं से आएगा। तो किसानों को पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित करना, अच्छी किस्म के पशु रहें, अच्छी किस्म की गाय रहें, देसी गाय रहें, अच्छी किस्म की भैंस रहें, उनका दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब के ऊपर। इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जैसे मत्स्य प्रकोष्ठ है, तो मत्स्य प्रकोष्ठ में जो है वो जो मछली पालन का काम है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारा जो मछुआरा समाज है देश का, वो मछुआरा समाज जो है वो बहुत उपेक्षित समाज है वो। तो उस समाज को मछली पालन के माध्यम से उसको कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, उसको कैसे मजबूत बनाया सकता है, वो उन सब कामों पर 2 दिन तक यहाँ चर्चा हुई। और उसमें सारी चीज़ों, सभी प्रकोष्ठों के बारे में जो नोट्स निकल के आए कि किसमें क्या सुधार कर सकते हैं, किसमें क्या काम कर सकते हैं जिससे वो मजबूत हो, वो सारा हुआ है, उसके नोट्स बने हैं। और अब सब लोग जाके अगले 5-6 महीने में जो जो यहाँ हुआ है उन सबको अपने अपने स्टेट में जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उनका क्रियान्वयन करेंगे। और क्रियान्वयन करने के बाद फिर 6 महीने के बाद हमारी फिर से कहीं ना कहीं ऐसी ही एक बैठक होगी, अभ्यास वर्ग होगा। तो उस 6 महीने में हमारा क्या अचीवमेंट रहा उसका हमको फीडबैक मिलेगा, और देन उस फीडबैक के आधार पर फिर अगले 6 महीने के लिए हम फिर अपनी कार्य योजना बनाएंगे। इसमें यह है कि सहकार भारती जो है ये सहकारिता के विकास के लिए नए आयाम, नए रास्ते, अलग अलग प्रकोष्ठों के माध्यम से, अलग अलग तरह की सहकारिताओं के माध्यम से समाज को इसका लाभ मिले, इसके लिए कार्य कर रही है। उसी संबंध में यहाँ पे जो है 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और इसमें सहकारिता के प्रमुख, राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख, सभी सहकारिताओं के अलग अलग प्रकोष्ठों के लोग यहाँ पे आए हैं। मैं भविष्य में कामना करता हूँ सहकारिता से ही शहरी काम होने चाहिए, और ये जो अपना देश है अगर तरक्की करनी है तो सहकारिता को अपनाना पड़ेगा और सहकार भारती को अपनाना पड़ेगा। दूध की जो एक समस्या है इस समय, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि दूध की शॉर्टेज है, दूध की मांग भी ज़्यादा है, लेकिन किसान के लिए उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिए। इसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि दूध की सप्लाई पीछे से टूटती है, समय से पेमेंट नहीं होता किसान का, ये समस्याएं होती हैं। इसलिए किसानों ने जानवर जो दूध के हैं वो पालने कम किए।
जिससे कि आजकल बाज़ार में कृत्रिम दूध जो आर्टिफिशियल दूध बनता है वो सप्लाई हो रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का जो आज की कारण बन रहा है। आज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई कि जानवर को हम क्या खाना दें जिससे उसकी दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और ऑर्गेनिक टाइप जो भोजन उसको दिया जाएगा, केमिकल कम होगा तो दूध में जो केमिकल की मात्रा, यूरिया की मात्रा जो आती है वो कम होगी, गुणवत्ता उसकी अच्छी हो जाएगी। ये है कि सबके प्रगति प्रतिवेदन से लगा कि पूरे देश में सहकार भारती के कार्यकर्ता जो है, पदाधिकारी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी है। उन रिपोर्टों का एग्जैक्ट रिपोर्ट बना के जो है उसको भेजा जाएगा ताकि और अच्छे से सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में और जनता के लिए काम कर सके। बात करने से भी ये पता लगा कि हमारा क्रेडिट मूवमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है सहकार भारती। सहकार भारती मछुआरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको और आगे बढ़ाना है, इसी का विचार मंथन हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आज इसका समापन हुआ है और ख़ास तौर से जो हम यहाँ की बात कर लें कि 21 प्रकोष्ठ के प्रमुख यहाँ पर आए। ख़ास तौर से जो सहकारिता विभाग होता है, चाहे दूध उत्पादन से संबंधित हो या मत्स्य से हो या फिर अनेक विभागों से है, उसके लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। आज की जो ये कि खास जो है कि राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग विविध प्रकोष्ठ जो समापन हुआ उसमें क्या कुछ खास निकल गया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय माटे, मैं पुणे में रहता हूँ और सहकार भारती का राष्ट्रीय बैंक प्रकोष्ठ करके मेरे पास जिम्मेदारी है। तो आज इसमें क्या खास निकल के आया जो अभ्यास प्रकोष्ठ हुआ, इसमें कुछ नयापन आपको मिला या किस तरह से और बढ़ोतरी की जा सकती है? सभी जो 182 सदस्य इस अभ्यास वर्ग में उपस्थित थे और वे पूरे 20 जो प्रकोष्ठ है सहकार भारती के सहकार क्षेत्र में काम करने वाले, उसके आधार पर उनके वो 182 सदस्यों ने अपने अपने जो भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई पैक्स में काम करता है, कोई बैंकिंग में करता है, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करता है, तो अपने अपने यहाँ कैसे कैसे हम काम बढ़ा सकते हैं और उनको हमारी तरफ से क्या क्या दे सकते हैं और पूरी सहकारिता के आधार पर राष्ट्र का उत्थान कैसे कर सकते हैं। जो अपने प्रधानमंत्री जी के मन में है 2047 का जो भारत जो है, और उसके साथ में वो अमित जी शाह भी जो अभी सहकार मंत्रालय संभालते हैं, तो उन दोनों की मन में वही स्थिति है कि सहकारिता यही एकमेव आधार है जो भारत को उन्नत कर सकेगा, क्योंकि उसमें अपना स्वयं का स्वार्थ कुछ होता नहीं है। तो उसके आधार पर यदि हम काम करते हैं तो ज़रूर हम आगे जाएंगे। उसी दिशा से काम करने में हम सब प्रेरणा लेकर अभी यहाँ से जा रहे हैं और जो अपना अपना क्षेत्र जो रहेगा उसमें हम अच्छी तरह से काम करके आने वाले ये 3 साल के पहले वो हमारा जो काम जो है हमारे पास में, जो प्रकोष्ठ जो हमारे पास में यानी सेल जो है, उसके आधार पर हम पूरा उस क्षेत्र में अच्छी तरह से बढ़ोतरी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास लगता है। एक सवाल और आपसे है कि तो इसमें एक आम आदमी से लेके जो ऐसा मोदी जी का सपना है, गांधी जी का सपना था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी उतना ही लाभ मिलेगा, क्या इसको देखते हैं कि सहकारिता ही एक वैसा रास्ता है जो वहाँ से लेकर और मेन स्ट्रीम तक उनको पहुँचा सकता है? चाहे वो अगर हम दलित की बात कर लें, आदिवासी की बात कर लें या फिर और किसी वर्ग की बात कर लें, क्या सबको उतना ही लाभ मिलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब मैं स्वयं का व्यवसाय करता हूँ या स्वयं की कंपनी चलाता हूँ तो मैं मेरे लिए काम करता हूँ, सबके लिए नहीं करता हूँ। लेकिन मैं और आप साथ में आकर सहकारिता में काम करते हैं तो मैं मेरे लिए नहीं काम करता हूँ, हम दोनों मिलकर पूरे दुनिया के लिए या जो भी अपने सहकारी जो है उनके लिए, जो भी अपने सदस्य हैं उनके लिए काम करते हैं। तो जो भी मुनाफा होगा वो मेरा अकेले का नहीं होगा, वो सबका मिलने का होगा। तो इसके कारण सब जब भी मिल के काम करके है तो दूसरा उसमें लाभ जो आता है वो ऐसा आता है कि मेरे उसमें जो अच्छे गुण है और आप में जो अच्छे गुण है, दोनों की मिलावट होती है। तो दोनों का समावेश करके जब अभी काम करते हैं तो दोनों के अच्छे गुणों से काम करते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होता ही है और वो पूरा केवल मेरा नहीं होता, सबका मिल के होता है। जैसा कि हमने बात की कि सबका मुनाफा मिलके होता है, आखिरी व्यक्ति वाला भी, जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति होता है उसको भी लाभ मिलता है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रेखा वर्मा है और मैं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं ये जो SHG है इसमें राजस्थान की सह प्रमुख हूँ।
तो मैम आज जो है कि खास क्या निकल के आया, या फिर ये जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं तो लोगों के लिए उस कितना हितकारी होगा या कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, विचार जो होते हैं वो ही परिवर्तन लाते हैं और वो ही क्रांति लाते हैं। हमेशा जो आप विचार लाते हैं, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बड़ी एक पीड़ा में रहती थी कि पूंजीवाद तो हमारे देश में आ रहा है और हम बहुत एक आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात होती थी कि जब मैं ग्रामों में जाती थी तो मैं देखती थी कि जो एक गरीब आदमी जिसके पास खेती नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। एक गरीब जो बच्चा है वो ये बोल रहा है कि मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा, है ना। तो इस ढंग से जो आर्थिक विषमता जो मैं देखती थी उसको देख के मैं बड़ा दुखी होती थी, क्योंकि पूंजीवाद एक आम आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता। वो तो अल्टीमेटली आपके क्रांति लेके ही आएगा, क्योंकि उससे आर्थिक विषमताओं का जन्म होगा। तो ये जो सहकारिता है, सहकारिता का जो मूल भाव है वो है कि सामंजस्य और एक दूसरे के साथ सब में मिल बांट कर खाना, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले उसमें एक इंसान की कद्र है, एक आदमी की कद्र है, एक गरीब आदमी की भी इज़्ज़त है वहाँ पे, क्योंकि उसी के साथ आप काम कर रहे हो, उसी को उठाने के लिए काम कर रहे हो। तो समाज मतलब हम पढ़े लिखे लोग खुद बढ़ गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आगे कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल लिया कर, तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। आप मानव योनि में आए हो तो आपका जो मूल उद्देश्य है इस धरती पे पल रहे हर जीव को, आत्मा को और जो गरीब तबका है उसको भी उठाना हमारा ज़िंदगी का मुख्य लक्ष्य है। ऐसे मैडम ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक यह नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने पेट को भरें या अपने लिए ही जी रहे, क्योंकि इसमें है कि सभी के साथ चलना है और सहकारिता ही एक ऐसा रास्ता और मंच है जो सबको साथ लेकर चलेगा। इस सिलसिले में और लोग से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अरविंद सिंह तोमर। आज आप यहाँ आए तो ये किस सिलसिले में और कौन सा आपका प्रकोष्ठ है? मेरा मूल प्रकोष्ठ, मैं पर्यटन से हूँ। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पर्यटन संघ जो बना है अभी उसका चेयरमैन हूँ मैं। हाल ही में जो भी कोई कारण रहे हों, इन सब सोसाइटियों के चुनाव बहुत अतिशीघ्र करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है और हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने राष्ट्र सहकार भारती की ओर से भी ये प्रतिवेदन शासन को दे रहे हैं कि अधिक से अधिक सोसाइटियों के चुनाव हों और बहुत जल्दी से जल्दी इन पे फेडरेशनों की मदद करके और गरीब से गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। अभी आप कैसे देखते हैं कि इसको कितनी जल्दी मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, और वो जो आप मत्स्य की बात कर रहे थे जो वहाँ कामगार होते हैं उनको भी कैसे फ़ायदा मिल पाए? देखिए, मध्य प्रदेश में या देश में बहुत सारी नामी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे निगम हैं, मंडल हैं जो काम कर रहे हैं। टूरिज़्म में ही ले लीजिए आप, टूरिज़्म में मध्य प्रदेश टूरिज़्म निगम है जिनका एक रूम का किराया 1 लाख तक है, 2,000 3,000 से लेके 1 लाख तक है। तो हर व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, टूरिज़्म या घूमना किस व्यक्ति को पसंद नहीं है? घूमना फिरना या धार्मिक टूरिज़्म हो या जो भी वन से रिलेटेड व्यक्ति हो, हर जगह घूमना फिरना पसंद करता है। एक आम आदमी भी चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाए, कम से कम कीमत में घूमे, कम से कम कीमत में खाए। इसके लिए हम लोगों ने ये एग्री टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म, कृषि टूरिज़्म को लेके ये महासंघ का गठन किया कि हम एक आम आदमी को कम पैसे में अधिक से अधिक मदद दे सकें और हमारे छोटे छोटे लोग, हमारे किसान भाई और जो छोटे व्यक्ति हैं वो इससे जुड़ के अपनी आजीविका का भी अधिक से अधिक। जैसे कि हमने अभी कुछ लोगों से बात की, डॉक्टर रेखा थी और सर थे और लोग जो थे, सबसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से आखिरी पंक्ति की जो व्यक्ति है उसको भी मदद मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात निकल के ये सामने आती है कि यही एक मंच है जहाँ से हर व्यक्ति को जो है राहत मिल सकती है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकता है। सरकार भी कहीं ना कहीं से उसके साथ इंसाफ करेगी, मदद करने के लिए कदम से कदम मिला के चलेगी और उसी की एक शुरुआत है, एक मुहिम है जो कि हर समय होती रहती है। इसको देखने वाली बात है कि किस तरह से जो सारे आज बातें की गई हैं, जो एक चर्चा की गई है, सहकारिता विभाग जो वर्ग है, अभ्यास है, एक जो 21 जो प्रकोष्ठ के प्रमुख यहाँ आए थे, उन्होंने इस समिति में भाग लिया और अपनी अपनी राय रखी और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है या इसमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से कुछ ये नया करके जा रहे हैं, नया सीख के जा रहे हैं और अपनी अपनी जगहों पर वो बेहतर करेंगे। नमस्कार, मैं राधेश्याम कुंभकार भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और जो सहकार भारती का जो कार्यक्रम रहा है 2 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग के रूप में इसको रखा गया था, जिसमें हमारे राष्ट्र के सभी पदाधिकारी इसमें सहकार भारती क्या है
उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है, उससे संबंधित सभी को कार्यशाला के रूप में हमारे जितने भी पदाधिकारी राष्ट्र से, जिले से आए थे, उनके द्वारा उसमें बताया गया है। उसमें सभी प्रकार के प्रकोष्ठ जिनको नियुक्त किया गया है, अलग अलग प्रकोष्ठ से कौन क्या काम कर रहा है, किस क्षेत्र में कर रहा है, मछली पालन है, अलग अलग क्षेत्रों में मजदूरी है, इस टाइप के जितने भी निचले स्तर पे जाकर जो समाज में काम करता है, उसी के माध्यम से सहकार भारती के द्वारा इसमें उनको कार्यशाला के अनुसार बताया जाता है, जिसमें 3 और 4 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया था। मैं भी सहकार भारती में प्रकोष्ठ के रूप में श्रमिक प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी हूँ। उसका दायित्व मुझे दिया गया है, जो मैं हमेशा उसको उस क्षेत्र में काम करता रहता हूँ, प्रवास भी करता हूँ, लोगों को जोड़ता भी हूँ। रोजगार से संबंधित उनका जो भी कार्य होता है उनसे मार्गदर्शन देते हुए उनको रोजगार के संबंध में बताया जाता है। और इसमें हमारा विशेष तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो समाज के लिए एक नई रेखा जो बनाई गई है, जिस पे चलकर वो अपना जीवन यापन भी कर सके, रोजगार भी पा सके, इस प्रकार से हमारे राष्ट्र के अमित शाह जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए और 2025 वर्ष मनाने के लिए इसकी घोषणा की है, इस क्षेत्र में सभी प्रकार के अधिकारी और समाज के लोग इसमें काम करते हैं, जिसमें इस कार्यक्रम में माननीय हमारे कैलाश विश्वास सारंग जी विशेष अतिथि के रूप में पधारे थे और साथ में प्रहलाद पटेल साहब भी पधारे थे। और इस योजना में सभी समाज को किस क्षेत्र में जाके, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बैंकिंग का कार्यक्रम हो, चाहे वो मजदूरी का कार्यक्रम हो, इससे संबंधित 2 दिन की कार्यशाला में बताया गया है। इसी कड़ी को देखते हुए सहकार भारती ने अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, जिसमें मछली पालन है, गाय पालन है, मुर्गी पालन है, चाहे पापड़ बनाने की कार्यशैली हो, अलग अलग जो निचले स्तर पे जो जहाँ तक कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहें, ऐसे कार्य सहकार भारती के द्वारा बताया जाता है और इसमें समझाया जाता है। उन तक वो कार्य के बारे में समझाते हुए उनको रोजगार के रूप में भी दिया जाता है, जिससे सहकार भारती को अलग अलग प्रकोष्ठों में बांटते हुए उनको जवाबदारी दी जाती है और इसमें प्रवास किया जाता है, जिससे हर एक व्यक्ति की जानकारी में ये रोजगार क्या होता है, कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, इसके बाद गैर सरकार की क्या योजना है, इन सभी निचले स्तर तक पहुँचाने के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो ये रचना रची है, इसके माध्यम से आखिरी कोने तक, आखिरी पंक्ति तक ये संदेश जाए और उनको अवगत कराए, उनको मार्गदर्शन मिले, ऐसा ये कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और थीम रखी, सहकारिताएं बेहतर भविष्य का निर्माण करती हैं। सहकारिता के लिए ये साल जागरूकता और समन्वय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सहकारिता से समृद्धि का मूल मंत्र लेकर समाज सेवा का कार्य सहकार भारती कर रही है। और बिना सहकार नहीं उद्धार, बिना संस्कार नहीं सहकार। ऐसे उच्च विचारों को परिपक्वता सहकारिता से ही मिलती है। वहीं 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग में पदाधिकारियों और वरिष्ठों से मार्गदर्शन और निर्देशन पाकर समाज के बीच कार्य करने का संकल्प लोगों ने लिया। साथ ही व्यक्तित्व निर्माण से परिवार का निर्माण और फिर देश निर्माण तक का सत्संकल्प ही ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है, जो हमेशा पूरा भी होता है। तो ये रही हमारी खास पेशकश, सहकार से समृद्धि। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।